लेकिन अब बात करते हैं मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जोड़ी हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए और क्या इस वीकनेस में अब थोड़ा सा पैनिक की ज़रूरत है या थोड़ा सा अपना हेड स्ट्रेट रखकर थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की ज़रूरत है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए, मार्केट इतना ज़्यादा क्यों गिरा है? हमारा मार्केट, क्या मार्केट को ख़राब लगा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ग्लोबली बहुत बड़ा रिस्क ऑफ रहा है। ग्लोबल मार्केट तो सब ठीक ठाक रही हैं, लेकिन हमारी मार्केट जिस तरीके से गिरा है पिछले 2 महीने में, उसका आपके हिसाब से क्या मेन कारण रहा है? गुड मॉर्निंग अनुज। और पैनिक की तो बात नहीं है, ये तो एक तरह से आप बोलिए तो एक करेक्शन ड्यू था बहुत समय से। तो कोई भी कारण या निमित्त बन के आता है, लेकिन वो हम लोग कुछ होने के बाद उसका कारण ढूंढते हैं, चाहे पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे। आज ही मैंने मिंट में भी इस बारे में लिखा है कि जब कुछ हो जाता है उसके बाद हमको लगता है कि हाँ, हमको पहले से ही मालूम था। और चाहे वो इलेक्शन का रिजल्ट हो, चाहे वो मार्केट का करेक्शन हो। लेकिन ये बात है कि ये करेक्शन, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो कई बार आपके चैनल पे कहा है कि वो करेक्शन आएगा ही। और मैं पिछले 17-18 साल का डेटा देख रही थी, तो उसमें लगभग हर साल 10% से ज्यादा का करेक्शन आया है। मेरे ख्याल 3 साल ही ऐसे थे जिसमें उतना करेक्शन नहीं आया। और आप देखिए तो 2023 में नहीं आया था, तो आप एक तरह से देखें तो 2 साल के बाद इतना हुआ है। और वो भी कोई बहुत ज्यादा इस तरह का नहीं है कि जिसमें आपको पैनिक करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे निवेशकों या ट्रेडर्स को ये बात ज्यादा बुरी लग रही है, क्योंकि जो हेडलाइन इंडेक्स है उसमें उतनी गिरावट नहीं है। लेकिन मैं डेटा देख रही थी, कुछ 650 स्टॉक हैं जो एक तिहाई से ज्यादा गिरे हैं। कुछ 300 350 स्टॉक्स हैं जो 50% से ज्यादा गिरे हैं। तो वो इसके कारण कुछ लोगों में पैनिक है। और वो हमेशा होता है, क्योंकि जब एक तरह से बुल मार्केट और फ्रॉथ होता है जिस जिस एरिया में, तो वो करेक्शन के बाद बहुत सारे वो स्टॉक्स कभी वापस नहीं आते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो एक बुल मार्केट में जो अच्छे बुरे हर तरह के स्टॉक चल जाते हैं, वो जब एक बार वो कटाई छटाई होती है तो उसमें बहुत सारे स्टॉक शून्य में विलीन हो जाते हैं, वापस ही नहीं आते हैं उस लेवल पे कभी। तो ये तो आप पुराने आईपीओस को चाहे देख लीजिए, पुराने जितने भी, जैसे स्मॉल कैप बूम था 2008-9 का, तो फिर भी लोग भूल गए। लेकिन जो 18-19 का भी जो बुल रन था, उसमें जो स्टॉक्स थे वो फिर कभी वापस आए ही नहीं। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत होती है पॉकेट्स में, जहां कुछ ज्यादा ही यूफोरिया हो गया हो। लेकिन बाजार, अगर आप हेडलाइन इंडेक्स देखें तो वहां मुझे कोई ऐसा सस्टेन खतरा नहीं नजर आता। और ये वाला जो आंकड़ा है, मैंने कई बार आपके चैनल पर भी दिया है कि 2010 से 20 जो हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट टाइप का ही कंपाउंडिंग देखा था इक्विटी मार्केट में, मतलब 100 रुपए 10 साल में 230 ही हुआ था। तो उसके कारण हम ट्रेंड लाइन से बहुत नीचे चले गए थे। तो जो कोविड लो से जो बुल रन आया है, अभी भी हम लोग ट्रेंड लाइन तक भी नहीं आए हैं, चाहे वो आप 15-17% कंपाउंडिंग जो लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट्स की देखें, या उससे थोड़ा कम भी। तो अभी भी मुझे लगता है कि जो रिस्क हमेशा मैनेज करना चाहिए, स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए स्टॉक्स पे। लेकिन ऐसा खतरा नहीं है कि आप मार्केट से निकल जाएं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि अब मार्केट में पुनः निवेश करने का समय है। जो लोग सोच रहे थे कि करेक्शन आएगी तो निवेश करेंगे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप कर रहे हैं कि नहीं। नहीं, वो ठीक है देवेंद्र जी, लेकिन अच्छा, आज जो मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ उसमें काफ़ी हद तक ये अदानी ग्रुप की जो न्यूज़ आई उस पर, उसका भी एक इम्पैक्ट है। आई एम श्योर आप अदानी ग्रुप पर स्पेसिफिकली नहीं बात करेंगे, लेकिन कितनी तवज्जो दे मार्केट इस तरीके की न्यूज़ को? अब मैंने इसको देखा भी नहीं है। और हमारे पास मेरे ख्याल से पीएमएस में अब तो फिलहाल तो कोई भी स्टॉक नहीं है उस ग्रुप का। पहले रहे भी है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं रहे। लेकिन अब ये तो देखना पड़ेगा कि इसका कहाँ तक और कितना इम्पैक्ट होता है, कितना असर पड़ता है। और जो लोग उस स्टॉक्स में निवेशित हैं उनको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक पूरे बाजार का सवाल है, ये मेरे हिसाब से कोई बहुत लंबा खींचने वाला असर या इम्पैक्ट नहीं है।
देवीना मैम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। एक और चीज़ मैम जो पिछले कुछ समय से बाज़ार को परेशान कर रही है या फिर जो लास्ट सेटबैक था और मैन मैक्रो फ्रंट पे, वो था हमारी इन्फ्लेशन की फिगर्स। क्या भारत में जो हम एक रेट कट्स की साइकिल मान रहे थे कि बाय द एंड ऑफ दिस आई थिंक कैलेंडर ईयर हमें रेट कट्स मिलेंगे, वो क्या डिफर हो गई है मैम? ऐसे पे स्पेशली रेट सेंसिटिव्स पे आपका टेक एंड मोर स्पेशली ऑन बैंक्स। जहां तक इन्फ्लेशन ज्यादा है या कंजम्पशन कम है, ये सब चीजें अभी हाल फिलहाल जब मार्केट नीचे आई है उसके बाद मैंने सुनना शुरू किया है टेलीविजन पर और लोगों के इंटरव्यू पे, फंड मैनेजर्स के इंटरव्यू में। पर एक्चुअली आप देखें तो डेटा इतना कोई बदला नहीं है। कंजम्पशन स्लो डाउन तो पिछले साल ही आ गया था। आप जीडीपी में देखें तो पिछले साल का जो कंजम्पशन नंबर है वो 21 साल बाद उतना उतना नीचे आया था। तो ये कोई बहुत सारी चीजें इसमें से नई नहीं है। इन्फ्लेशन, हाँ, इन्फ्लेशन में जहां तक सवाल है, फूड इन्फ्लेशन, मैं खुद भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ कम होगा, लेकिन वो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने इस बारे में लिखा भी है थोड़ा और डिटेल में कि जैसे फेड को आप देखें तो फेड जो इन्फ्लेशन देखता है वो देखता है खाद्य पदार्थों को निकाल के और तेल के पदार्थों को, कच्चे तेल के पदार्थों को निकाल के, जबकि आरबीआई पूरा इन्फ्लेशन नंबर देखता है, जो कि ठीक भी है क्योंकि जो भारतीय उपभोक्ता है उसका जो कंजम्पशन बास्केट है, जो वो महीने का उसका खर्चा है, उसमें खाद्य पदार्थ बहुत अधिक हैं। और अगर फूड इन्फ्लेशन हाई रहता है तो आप साबुन, शैम्पू, ये सब में कटौती करने लगते हैं, जो हाल अमेरिका का नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे 30 गुने से भी ज्यादा है। और अगर आप परचेजिंग पावर पे भी देखें तो 10 गुने से भी ज्यादा है। तो उनकी स्थिति अलग है, हमारी अलग है। तो आपने जो पूछा था कि हाँ, इससे ये जरूर हो सकता है कि अब रेट कट तो आगे जाएंगे ही, क्योंकि आरबीआई के पास और कोई चारा नहीं है। और रेट सेंसिटिव आपने बैंक्स की बात की। एक्चुअली अगर आप वैसे थियोरेटिकली देखें तो जब रेट ऊपर जाते हैं तब बैंक्स को फायदा होता है, क्योंकि होता ये है कि रेट ऊपर गए, आपने उसी समय फटाफट लोन पे तो रेट बढ़ा देती है, ब्याज दर बढ़ा दी। लेकिन जो डिपॉजिट है वो तो जब रोल ओवर के लिए आता है तभी ब्याज दरें बढ़ती है, तो बीच में आपका मार्जिन बढ़ जाता है। वैसे इस तिमाही में तो बैंक्स का ही जो नतीजे हैं वो सबसे अच्छे रहे। आप पूरे अगर मार्केट को देखें तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है, अगर आप बीएफएसआई, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को निकाल दें तो वो प्रॉफिट ग्रोथ काफी कम हो जाती है। मतलब बीएफएसआई सेगमेंट का जो मुनाफे में जो बढ़त हुई है वो पूरी मार्केट के प्रॉफिट ग्रोथ से ज्यादा है। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपने जो मैम अर्निंग्स की बात की ना, इस अर्निंग सीजन में और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो दिव्या मैम इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग है आईटी। हाँ, इंडिविजुअल इश्यूज थे कुछ, एक दिन वो कैपजी बनाई कि आई थिंक रिगार्डिंग देयर अर्निंग्स जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके बाद एक प्राइस डैमेज था, बट मोर और लेस आईटी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। आप कुछ देर पहले कह रही थी कि जो लोग बहुत दिनों से बाजार में गिरावट ढूंढ रहे थे अब उनको गिरावट मिल रही है। बट मेरा प्रश्न ये होगा कि मैम क्या आईटी में इस वक्त इस प्रकार की स्ट्रेंथ को देखने के बाद थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए क्या? हम इस समय ओवरवेट हैं आईटी में। अपने पीएमएस में देखूं तो आईटी एक सेक्टर है जहां हम मेरे ख्याल पिछले 4-5 महीने से ओवरवेट हैं। उसके पहले मार्केट वेट के करीब थे। तो हमको तो ये सेक्टर अच्छा ही लगता है। मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क नजर आया नहीं, और काफी समय वो अंडर परफॉर्मेंस भी रहा, तो अब उसमें से निकल रहा है। तो सेक्टर तो ठीक लगता है। तो ये एक सेक्टर है जिसमें थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, थोड़ा आपको मालूम रहता है कि किस तरह का ग्रोथ आएगा, जो बहुत ज्यादा उद्योगों में नहीं मालूम रहता। तो आईटी पर तो हम पॉजिटिव हैं फिलहाल। ओके, आईटी पर पॉजिटिव हैं फिलहाल। मीनवाइल अडानी एंटरप्राइजेस अब निफ्टी का टॉप लूजर अब 20% नीचे है। देखिए इशू क्या है, लेकिन ये स्टेयरकेस फॉर्मेट में दिखाई देगा आपको। 10% का 15 हुआ, 15 का 20 हुआ। इसमें ट्रेड तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि स्टॉक खुला इस 10% नीचे, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्टॉक में काफ़ी वीकनेस है। अच्छा,
देवीना जी एक बात बताइए, अब क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट्स को काफ़ी अच्छे से कवर करती हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी और मार्केट्स, इसमें आगे क्या बड़ी थीम्स उभर कर आएंगी? बहुत लोगों को लगता है कि शायद क्रूड के प्राइसेस नीचे आएंगे, शायद उस पर फोकस किया जाए, शायद ग्रीन एनर्जी में उतनी बात ना रहे जो पिछले एक साल में देखने को मिली थी। आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, क्रूड के प्राइसेस तो प्रेसिडेंट ट्रम्प नीचे नहीं जाएंगे। वो तो बात कर रहे थे कि अमेरिका में हम फ्रैकिंग बढ़ाएंगे। और असल बात तो ये है कि बहुत कुछ जो उन्होंने कहा है वो ना कॉन्ट्रडिक्टरी है, दोनों चीजें साथ में नहीं जाती है। तो इसलिए देखना पड़ेगा वो असल में क्या करते हैं। क्योंकि आप देखिए, जैसे है कि जो साधारण अमेरिकी है उसको उसका आय नहीं बढ़ी है जबकि खर्चा बढ़ गया है। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हम 60% टैरिफ लगा देंगे चाइना पे। आप 60% टैरिफ लगा देंगे चाइना में, तो सुपरमार्केट में लगभग हर एक चीज चाइना से आती है, तो वो तो इन्फ्लेशन एकदम बढ़ जाएगा। तो वो करेंगे क्या मालूम नहीं। लेकिन अगर उनका पिछला टर्म देखूं तो मेरा खुद जो भी व्यक्तिगत रूप में उनका जो भी वो करते हैं और जो भी नेगेटिव्स हैं सबको मालूम है। लेकिन अगर मैं बहुत ही फोकस में मैं कहूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए और बिजनेस के लिए वो टर्म कैसा था, तो वो अच्छा था। बहुत कुछ उन्होंने, जो हम यहाँ पर कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें बेहतर किया। कुछ पुराने जो कानून थे उनको रद्द किया। तो टर्म तो बुरा नहीं था। अब वही मैंने कहा कि जब इलेक्शन कैंपेन होता है तब तो लोग ऐसी चीजें कहते हैं जिनका आप असल में देखें तो उतना कोई सेंस बनता नहीं। तो वो करेंगे क्या, वो देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो खैर मार्केट्स को अच्छा ही लगा है कि वो आ गए हैं। तो अच्छा देवीना जी, फिर इस समय आप, अगर आपको इन्वेस्ट करना हो इंडियन मार्केट में, तो कहाँ मौके ढूंढेंगे इस करेक्शन में? देखिए, हम तो अगर मैं अपना पीएमएस देखूं तो कहाँ हम लोग ओवरवेट हैं सेक्टोरली, वो है हेल्थ केयर, फार्मा। और मैं देख रही थी कि पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखें तो हेल्थ केयर फार्मा एक सेक्टर है जिसने काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो उस हिसाब से भी वो ठीक लगता है। आईटी में ओवरवेट है। ऑटो कंपोनेंट्स में अभी भी हम कुछ हद तक ओवरवेट है। थोड़ा हम लोगों ने पिछले रीबैलेंस में केमिकल्स में और कुछ एफएमसीजी में भी बढ़ोतरी की थी। और तो ये लगभग ओवरवेट वहां होंगे। और जो एक चीज मुझे याद नहीं कि पिछली बार बोली थी कि नहीं, कि जो इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स, वो एक जो सेक्टर हम लोग 3 साल से ओवरवेट थे। अक्टूबर 2021 से हमें, ज्यादातर लोगों को 2023 में वो कहानी समझ आई, तब तक तो स्टॉक दुगने दुगने पहले ही हो गए थे। तो वो एक सेक्टर है जहां अब हम ओवरवेट नहीं है, जहां अब हम थोड़ा वो अंडरवेट हैं। तो उसकी कहानी अगर आप पूरा सेक्टोरली देखें तो कुछ हद तक अब टॉप आउट हो गई है। अच्छा देवीना मैम, एक पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, क्योंकि हम हर आपकी जो कॉल है उसको आधार एक अर्निंग्स मान रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स इस बार की। स्पेशली जो इंडियन कंज्यूमर्स का जो स्पेंडिंग बिहेवियर रहा वो इस वक्त होटल्स को, ट्रेवल्स और टूरिज्म को बहुत पुश कर रहा है। लास्ट जब वर्किंग डे था तो इंडियन होटल्स के नंबर्स आए, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट उन्होंने एक 2030 के लिए अपना एक विज़न भी प्रेजेंट किया जिसमें स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशन, रेवेन्यू को सब्सटेंशियली इंक्रीज करने के टारगेट्स। आपका एविएशन पे, कुछ पॉकेट्स पे और होटल्स पे व्यू क्या है इस वक्त? एविएशन तो ऐसा सेक्टर है नहीं जिसपे कभी हम बहुत फोकस रखते हैं। एक तो बहुत हाई रिस्क वाला सेक्टर है। और अगर आप लंबे समय के लिए देखें, लॉन्गर टर्म, तो दुनिया भर में ये एक सेक्टर है जहां पैसा बनाना और स्टॉक रिटर्न देना बहुत ही मुश्किल है। तो जहाँ तक होटल्स का सवाल है, बहुत अच्छे रहे हैं ये साल उनके लिए। और आप देखें तो जो रूम का रियलाइजेशन होता है जो पर नाइट, वो बहुत बड़ा है। तो बहुत अच्छा रहा है। पर थोड़ा रिस्क एरियाज भी अब मुझे जो समझ में आते हैं, एक तो कि होटल में हमेशा एक स्टेप फंक्शन जैसा होता है। तो होता ये है, और ये साइकिल मैंने कई बार देखी है कि रेट बहुत बढ़ जाते हैं, वो अट्रैक्टिव बन जाता है वो डेस्टिनेशन जहाँ, क्योंकि वहाँ होटल रूम्स की कमी है, और फिर बहुत सारे होटल आते हैं और फिर वो रिवर्स में जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप
लेजर ट्रैवल के हिसाब से या इवन जो होता है कि शादी का डेस्टिनेशन वेडिंग और ये सब के लिए, तो आप अब बाकी के एशिया के डेस्टिनेशन से अगर कंपेयर करें तो हमारे होटल बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये सब थोड़ा-सा मतलब काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि वो कहानी डिस्काउंट हो चुकी है, जो बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस नो डाउट, पर काफ़ी हद तक कहानी अब मेरे हिसाब से तो भाव में ऑलरेडी है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और जो आपने आखिरी बात कही ना, उससे 100% सहमत हूँ। साउथ ईस्ट एशिया की किसी भी कंट्री में एक बहुत ही अच्छा सी फेसिंग अपार्टमेंट या रिवर फेसिंग 5 स्टार रूम भारत में आपको आज की डेट में 3 स्टार होटल नहीं मिलता उस प्राइस में। ये तो मैं खैर 100% एग्री करता हूँ। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।